वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 36 संचार की प्रक्रिया। पिछले पाठ में आप जनसंचार माध्यमों के प्रकार और हमारे जीवन में उनकी उपयोगिता के बारे में जाना। आपके मन में सहज ही जिज्ञासा उभरती होगी कि हर दिन अखबारों और दूसरे संचार माध्यमों में जो इतने सारे देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों के समाचार छपते हैं, उन्हें कौन जुटाता है, कैसे समाचार केंद्रों तक भेजा जाता है और कैसे इतने कम समय में अखबार छाप कर तैयार कर दिए जाते हैं और सुबह होते होते घरों तक पहुंचा दिए जाते हैं, कैसे टेलीविज़न पर पलक झपकते समाचार प्रसारित कर दिए जाते हैं। आइए इस पाठ में हम समाचार के स्रोतों, समाचार संकलन और संचार की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप समाचार का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, समाचार के स्रोत का उल्लेख कर सकेंगे, समाचार संकलन की प्रक्रिया के बारे में समझा सकेंगे, समाचार संपादन और उनके संस्थान निर्धारण के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। क्रियाकलाप: अगर आपके मोहल्ले में काफ़ी समय से कूड़ा जमा है और उठाने वाली गाड़ी नहीं आती, इसकी सूचना आप नगर निगम कार्यालय को भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे कि कूड़ा उठाया जा सके? क्या अखबार इसमें कोई मदद कर सकता है? अगर हाँ, तो आप अपने स्थानीय अखबार में खबर छपवाने के लिए क्या करेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि अखबार तक समाचार कैसे पहुंचते हैं? आइए समझें। संचार की प्रक्रिया। संचार मुख्य रूप से दो स्तरों पर होता है। पहला, एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति से सीधा संचार। इसमें आपसी बातचीत को रखा जा सकता है, जिसमें एक व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा तुरंत आपकी प्रतिक्रिया प्रकट कर देता है। यह किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता पर निर्भर नहीं करता। संचार के दूसरे स्तर में किसी माध्यम का सहारा लेकर एक व्यक्ति या स्रोत से अनेक लोगों तक एक साथ कोई संदेश पहुंचाया जाता है। जैसे कि पहले बताया चुका है, इन्हें संचार माध्यम अथवा मास मीडिया कहा जाता है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तहार, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि इसी श्रेणी में आते हैं। संचार माध्यम से कोई संदेश पेशकर भेजने वाले से प्राप्तकर्ता पाने वाले तक कैसे पहुंचाया है, इस प्रक्रिया को समझ लेने से समाचार माध्यमों के बाकी पहलुओं को समझने में आसानी रहेगी। पेशकश और प्राप्तकर्ता तथा सूचना के पहुंचाने की प्रक्रिया इस प्रकार संभव होती है। पेशक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता। परंतु यह प्रक्रिया अधूरी है। इसमें हमें पता नहीं चलता कि क्या माध्यम, क्या भूमिका है। उदाहरण के लिए रेडियो या टेलीविज़न पर हम जो सुनते हैं, देखते हैं, वे केंद्र के स्टूडियो से प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रसारण, ट्रांसमीटर और हमारे टेलीविज़न सेट का भी उल्लेखनीय योगदान रहता है। स्टूडियो में बोले या दर्शाए गए चित्रों, शब्दों और चित्रों का ध्वनियों के रूप में डिकोडिफिकेशन होता है, यानी शब्द के विचित्र तरंगों में बदल जाते हैं। इसे डिकोडीकरण कहते हैं। डिकोडिफिकेशन होने अर्थ पुनः ध्वनि और चित्र के रूप में परिवर्तन होने पर हमारे आँख, कान और आँखें उससे सामान्य रूप से ग्रहण करती है। ये प्रक्रिया इस प्रकार होती है। पेशक, संदेश, कोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता। ध्यान देने की बात यह है कि संचार माध्यम एक तरफा गतिविधि नहीं है। संचार पूर्णतः तभी माना जाता है जब संदेश को प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया पेशक तक पहुंचती रहे। इसे फीडबैक या प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये फीडबैक भी उसी प्रतिक्रिया से पहुंचती है जिस प्रतिक्रिया से
मूल संदेश भेजा जाता है। अंतर केवल यही है कि प्राप्तकर्ता जब प्रेषक का स्थान ले लेता है और मूल प्रेषक को प्राप्तकर्ता की भूमिका मिल जाती है। ये प्रतिक्रिया होगी। फीडबैक, प्रेषक, संदेश, डिकोडिंग माध्यम, डिकोडिंग प्राप्तकर्ता, कोडिंग माध्यम, डिकोडिंग प्राप्तकर्ता। लेकिन कभी कभी यह प्रतिक्रिया अपनाने पर भी संचार का कार्य सफलता से नहीं हो पाता। ऐसा तभी होता है जब प्रतिक्रिया में एक और तत्व यानी बाधा जुड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रेषक जो संदेश देना चाहता है उसे प्राप्तकर्ता उसी अर्थ में ग्रहण नहीं कर पा रहा है। कहा कुछ जाता है पर समझा कुछ जाता है। यह प्रतिक्रिया प्रेषक, संदेश, कोडिंग माध्यम, डिकोडिंग प्राप्तकर्ता। बाधा को नॉइज या शोर भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सूचना का प्राप्तकर्ता अपनी मन स्थिति के अनुसार संदेश ग्रहण करता है। समाचार का अर्थ, कोई भी घटना किसी के बारे में जानने की सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समाचार की श्रेणी में आते ही संचार की व्यावहारिकता तथा तकनीकी भाषा में इसे ही संचार, संवाद या न्यूज़ कहते हैं। नयापन और नवीनता समाचार का आधारभूत गुण है। बहुत सी घटनाएं हमारे आसपास सहज रूप से घटती रहती हैं जो हमारे समाचार की श्रेणी में नहीं आ पाती, मगर जैसे ही उसमें कोई विशिष्ट तत्व जुड़ता है या वह घटना असाधारण बन जाती है, वह समाचार बन जाती है। उदाहरण के लिए, कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले तो वह एक समस्या घटना कहलाएगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में अक्सर सामने आती रहती हैं। मगर अगर कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को काट ले और वह मर जाए तो उस घटना को लेकर सभी के मन में सहज ही जिज्ञासा पैदा होगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। शादियाँ तो हर देश काल में होती रहती है। 30 वर्ष की दुल्हन और 27 का दूल्हा, ये सामान्य घटना कहलाएगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज के अक्सर सामने आती है। मगर कोई 55 वर्ष का दूल्हा 8 वर्ष की लड़की से शादी करे और कुछ वर्ष बाद वह माँ बन जाए तो इसको लेकर सबके मन में सहज जिज्ञासा होगी। यह तो सामान्य उदाहरण हुए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसने जुड़ी हुई हर सूचना समाचार का रूप ले लेती है। जैसे कोई सरकार कोई फैसला करती है, प्रधानमंत्री या किसी विभाग का कोई मंत्री सार्वजनिक रूप से या प्रेस को बुलाकर कोई बात करता है तो वह समाचार हो जाता है, क्योंकि उसकी बातें देश की किसी समस्या या योजना से जुड़ी होती है। इसी तरह बाजार के भाव या शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव या खेल के क्षेत्र में हासिल किया गया कोई कीर्तिमान समाचार की श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर वह घटना जो समाचार से लोगों की सामान्य जिज्ञासा का विषय बनते हैं या उसका संबंध समाचार की अधिकांश जनता से जुड़ा होता है, समाचार की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसी आधार पर अखबार या दूसरे समाचार माध्यम समाचारों का चयन करते हैं। समाचार संकलन और संपादन, आपके सामने अक्सर ऐसी घटनाएं आती होगी जिसके बारे में आप सोचते होंगे कि वह कल जरूर अखबार और टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मगर कई बार ऐसा नहीं होता। आप सोचते होंगे कि अखबार ने जानबूझकर उस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। कोई एक अखबार तक उस घटना की सूचना नहीं मिल पाने या स्थान की कमी होने के कारण दूसरी घटनाओं से उसके कम महत्वपूर्ण होने के कारण उस घटना का छूट जाना संभव भी है। लेकिन अगर समाचार माध्यम को लगता है कि वह घटना समाचार की श्रेणी में नहीं आती तो वह उसे जानबूझकर छोड़ देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कस्बे में फल, सब्जी, मूंगफली या इसी तरह की दूसरी चीज़ें बेचने वालों के सड़क के किनारे ठेले लगा कर खड़े होने की वजह से सामान्य यातायात प्रभावित होता है। उन्हें हटाने के लिए स्थानीय पुलिस अभियान छेड़ती है या घटना समाचार की श्रेणी में हो जाती है। लेकिन अगर कोई अखबार इसे प्रकाशित नहीं करता तो इसके पीछे इसकी सोच ये हो सकती है कि यह तो
पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसे उठने ठेले वालों को हटाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर पुलिस इस अभियान में कुछ स्थानीय दुकान में तोड़फोड़ करती है और वहाँ के दुकानदार पुलिस के खिलाफ आंदोलन पर उतर आते हैं तो वह घटना विशेष बन जाती है। हर अखबार या समाचार माध्यम उसे समाचार बनाना चाहेगा। इस पर प्रशासन और दुकान वालों दोनों पक्षों की राय प्रकाशित की जा सकती है, क्योंकि वह घटना से ही अधिकांश लोगों की जिज्ञासा का कारण बन जाती है। अब आप मान लीजिए ठेले वालों का जमावड़ा सड़क पर इसी तरह बना रहता है और उसे यातायात को परेशानी उठानी पड़ती है और कई बार शिकायत के बाद पुलिस या प्रशासन उन्हें वहां से हटाने की कोशिश नहीं करता तो यह भी समाचार बन जाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करता और अव्यवस्था को नज़रअंदाज करता है। ऐसे में समाचार माध्यम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। आप तो जानते ही हैं कि समाचार माध्यम कई बार ऐसे काम भी करते हैं जिसे करने से सरकार का प्रशासन करता है। समाचार माध्यम आम आदमी की समस्याओं को सामने आकर सरकार, प्रशासन या न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। मीडिया के इस तरह के कई प्रयासों से आम आदमी के हितों से जुड़ी समस्याओं का निदान करने की तरफ सरकार और प्रशासन मजबूर होते हैं। समाचार संकलन। आप सोचते होंगे कि रोज़ देश भर में लाखों घटनाएं घटती है और सभी समाचार माध्यम उनके बारे में सूचनाएं देने की कोशिश करते हैं। कई दुर्घटना होती है, कई न्यायपालिका में किसी महत्वपूर्ण मसले पर फैसला आता है, कई सरकार उसके अभिन्न मंत्रालय जनित में फैसले करते हैं। HIV एड्स जागृति शिविर लगाए जाते हैं, कहीं विभिन्न खेल चल रहे होते हैं, कई बाजार भाव और शेयर बाजार का उतार चढ़ाव होता है, कई शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया होता है, दुनिया के विभिन्न देशों में कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना है। इस सभी जगहों से समाचार जुटाना कैसे संभव हो पाता है? समाचार प्राप्त करने के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। संवाददाता, समाचार एजेंसियां, संवाददाता सम्मेलन, मोबाइल समाचार ब्यूरो, इंटरनेट। ओबी वैन। आपने देखा होगा कि आपके इलाज में जब कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो विभिन्न समाचार माध्यमों के संवाददाता इकट्ठे हो जाते हैं और उसे घटना के बारे में विभिन्न लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाते हैं। खबरें जुटाने का प्राथमिक तरीका यही होता है, लेकिन इसके अलावा भी खबरें जुटाने के कोई तरीके हैं। हर अखबार या समाचार माध्यम खबरें जुटाने के लिए संवाददाताओं की नियुक्ति करता है। इन संवाददाताओं का क्षेत्र विशेष के आधार पर कम बांटे जाते हैं। जैसे कुछ को राजनीतिक समाचारों के संकलन की जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ को नशाखोरी जैसे अपराध, कुछ को खेल, कुछ को स्वास्थ्य, नारी समस्या, कुछ को बाजार भाव तो कुछ को स्थानीय समाचारों के संकलन की। इसी तरह छोटे छोटे कस्बों मोहल्लों में भी संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं और कुछ विदेशों में भी। जिस क्षेत्र में समाचारों की गुंजाइश अधिक होती है उसमें संवाददाताओं की संख्या भी उसी के अनुरूप रखी जाती है। इससे राजनीतिक समाचारों की संभावना अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र के संवाददाताओं की संख्या अधिक होती है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी अलग अलग संवाददाताओं को दी जाती है। कोई कांग्रेस की खबर लेता है तो कोई भाजपा को, कोई कम्युनिस्ट पार्टी या दूसरी पार्टियों की। इसी तरह समाचार की खबरें लेने के लिए भी सदन के दोनों सदनों के अलग अलग संवाददाता रखे जाते हैं और फिर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए अलग। आप सोचते होंगे कि संवाददाता दिन भर घूम घूम कर किसी तरह खबरें जुटाते होंगे। दरअसल जिस तरह समाचार माध्यमों को समाचारों की ज़रूरत होती है उसी तरह सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालयों विभागों को भी अपनी सूचनाएं
लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। लगभग हर सरकारी विभाग में ऐसा सूचना कार्यालय होता है जिसकी जिम्मेदारी विभाग से जुड़े कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना होता है। आमतौर पर संवाददाता विभाग प्रेस वार्ता भी बुलाए जाते हैं, जिसे सामान्यतः प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन कहा जाता है। संवाददाता सम्मेलन समाचारों का एक और प्रमुख स्रोत है। संवाददाता सम्मेलन संवाददाता सम्मेलनों में देशी विदेशी अखबारों, प्रसारण संगठनों और समाचारों एजेंसियों के पत्रकारों के सामने नई जानकारी दी जाती है और सरकार माध्यमों के ये प्रतिनिधि अपने अपने माध्यम के जरिए लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं। संवाददाता सम्मेलनों में अखबारों के फोटोग्राफ तथा दूरदर्शन संगठनों या वीडियो कार्यक्रम बनाने वाली संस्थाओं की कैमरा टीमें भी शामिल होती है। संवाददाता सम्मेलन प्रधानमंत्री या मंत्री सचिवों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों के नेताओं या प्रवक्ताओं के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं, बैंकों, व्यापारी संगठनों या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी बुलाए जाते हैं। जब कोई नेता विदेश यात्रा पर जाता है तो वहां पहुंचने पर, यात्रा के अंत में तथा यात्रा के बाद अपने देश में पहुंचकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करता है। कई बार संवाददाता वैसे ही कई मौक़ों पर किसी नेता या महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर कर अनौपचारिक रूप से सवाल जवाब करते हैं और उस समय की घटनाओं के बारे में अपनी राय जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो संवाददाता सम्मेलन आमतौर पर किसी के द्वारा अपनी तरफ से कोई बात बताने के लिए आयोजित किए जाते हैं, परंतु संवाददाता किसी भी तरह के प्रश्न पूछे सकते हैं। संवाददाता सम्मेलन का सामना करना अपने काम में एक कला है, क्योंकि पत्रकार ऐसी कई परेशानियां में ढलने वाला सवाल पूछते हैं जिसका जवाब बहुत ही सूझबूझ के साथ देना पड़ता है। युद्ध, तंत्रकाल, चुनाव या किसी विशेष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान प्रायः हर रोज़ संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जिसमें ताज़ा स्थिति बताई जाती है। इसी प्रकार खेलों के समाचार जुटाने के लिए मैदान में लगभग उपस्थित रहना जरूरी होता है। टेलीविज़न में कैमरे तो लगे ही रहते हैं, बाकी समाचार माध्यमों के खेल संवाददाता भी यहाँ उपस्थित होते हैं। इसी तरह बाज़ार की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगातार बाज़ार पर नज़र रखनी पड़ती है। हालांकि आजकल शेयर बाज़ार और स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेट के जरिए जुड़ सके हैं, इसलिए बाज़ार की पल पल की खबरें जानना आसान हो गया है। लेकिन समाचार के फैसलों और योजनाओं की घोषणा की सूचना के लिए पत्रकारों को लगातार वित्त या वाणिज्य मंत्रालय के संपर्क में बने रहना पड़ता है। लेकिन कई बार सामाजिक हलचलों या घटनाओं की जानकारी तुरंत मिल पाना कठिन होता है। ऐसे में कई बार जहां घटना घटती है उस इलाके के लोग संवाददाता से संपर्क करके जानकारी देते हैं और वह घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी सूचना इकट्ठी करते हैं। कई बार इलाके के पुलिस स्टेशन से इसकी जानकारी मिल जाती है। कुछ समाचार ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरकार के विभागों के लोगों जानबूझकर छिपाने या भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मसला हो तो उसे अक्सर छिपाने की कोशिश की जाती है। लेकिन चूंकि समाचार माध्यम जनहित में काम करते हैं, इसलिए इनका खुलासा करना उनका धर्म बनता है। मगर ऐसे समाचार जुटाना खास मुश्किल काम होता है। इसमें जोखिम ये होता है कि किसी भी तरह की असावधानी या गलत तथ्यों की वजह से समाचार माध्यम को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। जिस विभाग व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर समाचार लिख रहा है वह उस पर संवाददाता या समाचार संस्थान का मानहानि या अपराध का मुकदमा भी दायर कर सकता है। ऐसे में सावधानी के साथ तथ्यों के जुटाने के लिए संवाददाता को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। समाचार संकलन की तकनीक, सूचना तकनीक के विस्तार और व्यापार इस्तेमाल से आजकल सूचनाएं और समाचार जुटाने के काम में जितनी तेज़ी आई है उसमें मुताबिक कुछ सहूलियतें भी बढ़ी है।
पहले दूर दराज के इलाकों से खबरें जुटाने का काम जितना कठिन था आज उतना ही आसान हो गया है। इंडोनेशिया में आए समुद्र तूफान के समय समाचार माध्यमों में प्रसारित होने वाली खबरों पर आपने ध्यान दिया होगा तो आपका अंदाज़ा लगा जा सकता है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ओबी वैन आदि के जरिए आज सूचनाओं का तुरंत प्रसारण काफ़ी आसान हो गया है। कोई भी पत्रकार घटनास्थल से फ़ोन के जरिए तुरंत घटना का ब्यौरा भेज सकता है या इंटरनेट के जरिए लिखित रूप में समाचार भेज सकता है, जिसे संपादकीय कार्यालय में स्थापित करके तुरंत प्रकाशित कर दिया जाता है। इसी तरह टेलीविज़न पर सूचनाओं का प्रसारण ओबी वैन के जरिए तुरंत आंखों देखा हाल जैसे प्रसारित किया जा सकता है। आप टेलीविज़न पर अक्सर देखते होंगे कि किसी भी घटनास्थल पर पहुंचकर संवाददाता घटना की स्थिति का आंखों देखा हाल तुरंत प्रस्तुत कर देती है। ऐसा ओबी वैन के जरिए ही संभव होता है। ओबी वैन एक तरह का चलता फिरता प्रसारण केंद्र होता है। एक गाड़ी पर डिश एंटीना लगा कर उसे सीधे कैमरे को जोड़ दिया जाता है तो समाचार केंद्र में उपग्रह के जरिए जुड़ा होता है। घटनास्थल के चित्रों को इस गाड़ी के जरिए सीधे समाचार केंद्र तक भेज दिया जाता है और वहां से सीधा प्रसारण कर दिया जाता है। इस तरह पहले जो समाचार संकलन कर समाचार केंद्र तक लाने और फिर उसे संपादित कर प्रसारित करने में काफ़ी समय लग जाता था, वह अब बच जाता है। अब संवाददाता ही काफ़ी हद तक समाचारों का संपादन कर लेता है, मगर बहुत सी ऐसी होती है जिसके संकलन के लिए समाचार माध्यम खुद घटनास्थल पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। खुद सूचना समाचार कार्यालय तक नियमित रूप से पहुंचाती रहती है। ये खबरें ज़्यादातर समाचार एजेंसियां भेजती है या विभिन्न विभागों, सामाजिक स्थलों या नागरिक संगठनों द्वारा विख्यातित के रूप में फैक्स ईमेल के जरिए भेजती है। इसके लिए समाचार माध्यम अलग अलग शहरों और स्थानों पर अपने समाचार ब्यूरो स्थापित करता है और टेलीप्रिंटर, इंटरनेट, फैक्स जैसे तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करता है। समाचार संकलन के तरीकों, पक्षों और विभागों, विभिन्न समाचारों एजेंसियां के जरिए किस तरह समाचार जुटाए जाते हैं, इसकी जानकारी हम आगे विस्तार से प्राप्त करेंगे। समाचार ब्यूरो। समाचार ब्यूरो एक प्रकार से समाचार संकलन केंद्र की तरह काम करता है। चूँकि समाचार माध्यम के मुख्य कार्यालय में बैठे रहकर हर शहर या प्रमुख राजनीतिक व्यवसाय केंद्रों की गतिविधि की जानकारी जुटा पाना आसान नहीं होता, इसलिए इन स्थानों पर समाचार ब्यूरो स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई अखबार दिल्ली से निकलता है तो उसके लिए बिहार के भागलपुर या मुंबई के किसी मोहल्ले की खबरें जुटा पाना बहुत आसान नहीं होता जब तक कि इसके संवाददाता वहां उपस्थित ना हो। अगर वहां की खबरें देर सवेर मिल भी जाए तो घटना की वास्तविक जानकारी या उसकी सच्चाई को लेकर आकांक्षा बनी रहेगी। इस तरह की खबरें में विश्वसनीयता का खतरा बना रहेगा। इसलिए हर समाचार माध्यम अपने संवाददाताओं के जरिए प्राप्त खबरों पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे में समाचार ब्यूरो स्थापित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समाचार ब्यूरो में संवाददाता की नियुक्ति होती है जो अपने अपने क्षेत्र के मुताबिक समाचारों का संकलन करते हैं और इंटरनेट या समाचार माध्यम के नेटवर्क जरिए समाचार केंद्र के मुख्यालय तक भेज देते हैं। कई अखबारों के स्थानीय संस्करण भी प्रकाशित होते हैं। जो अखबार ऐसा करते हैं उनका स्थानीय कार्यालय एक तरह से ब्यूरो का काम करता है। उसके संवाददाता जो खबर लेकर आते हैं उनका प्रयोग स्थानीय स्तर पर होता ही है। राष्ट्रीय संस्करण के लिए भी हर लिया जाता है। हालांकि देश के हर शहर में ब्यूरो खुलता है किसी भी समाचार माध्यम के काफ़ी खर्चीला काम होता है, इसलिए ये मुख्य रूप से बड़े शहरों, राज्यों की राजधानियों में खोले जाते हैं। बाकी जिला या ब्लॉक स्तर की सूचनाएं जुटाने के लिए स्ट्रिंगर रखे जाते हैं। स्ट्रिंगर अपने आसपास की जो खबरें भेजते हैं उस आधार पर उन्हें भुगतान
किया जाता है। इस तरह समाचार माध्यम का कार्यालय खोलने, तकनीकी सुविधाएं प्रदान कराने और उसमें नियुक्त कर्मचारी के वेतन का खर्च काफ़ी कम हो जाता है। समाचार एजेंसियां समाचार माध्यमों को समाचार बेचने का काम करती है। चूँकि किसी भी समाचार माध्यम के लिए हर स्थान पर अपने संवाददाता नियुक्त करना संभव नहीं होता है, इसलिए वह बहुत सारी खबरों के लिए समाचार एजेंसियों पर निर्भर करते हैं। समाचार एजेंसियां भी विभिन्न शहरों स्थानों पर अपने संवाददाताओं की नियुक्ति उसी प्रकार करती है जैसे कोई समाचार माध्यम करता है। उनके संवाददाता भी समाचार माध्यमों के संवाददाताओं की तरह ही खबरें जुटाने का काम करते हैं। चूँकि एजेंसियां खबरें बेचती है, इसलिए वह विचित्र क्षेत्रों के समाचार पूरे तथ्यों और पूर्ण ब्यौरों के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। उनकी खबरों में विश्वसनीयता होती है। समाचारों के अलावा ये एजेंसियां फ़ोटो और फीचर भी तैयार कराती है और समाचार माध्यम इन्हें भुगतान करके खरीदते हैं। भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया (UNI) प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं। पीटीआई की हिंदी समाचार एजेंसी का नाम भाषा और UNI की हिंदी सेवा का नाम यूनिवार्ता है। इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस, AP और FB जैसे कई विदेश समाचार एजेंसियां भी हैं। समाचार संस्थानों या माध्यमों को इन एजेंसियों से समाचार खरीदने इसलिए सस्ता और सुविधाजनक होता है कि उनके लिए देश या दुनिया के सभी स्थानों पर अपने संवाददाता नियुक्त करना या समाचार ब्यूरो गठित करना आसान नहीं होता। ऐसे में समाचार एजेंसियां से समाचार खरीद कर वह अपना ज़्यादातर काम चलाती है। कई छोटे अखबार या पत्रिकाओं के लिए उनकी मदद से समाचारों के प्रकाशन में आसानी रहती है। लगभग सभी समाचार माध्यम अपने समाचार संसाधनों के अलावा समाचार एजेंसियों की मदद पर आकर्षित होती है। इन एजेंसियों से समाचार खरीदने के आमतौर पर दो तरीके होते हैं। पहला तो यह है कि मासिक भुगतान पर इससे सभी समाचार और फ़ोटो खरीदे जाए। दूसरे कुछ खास या ज़रूरतमंद के समाचारों या फ़ोटो पर निर्धारित भुगतान करके समाचार खरीदे जाए। जो नियमित प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल है, वह मुख्य रूप से मासिक भुगतान पर खबरें खरीदना ज़्यादा उचित समझते हैं। भुगतान पर सदस्यता प्राप्त करने वाले माध्यमों को समाचार एजेंसियां टेलीप्रिंटर या इंटरनेट के जरिए समाचार और फोटोग्राफ भेजती है। आपने देखा होगा कि अखबारों के समाचारों और फ़ोटो के साथ उन्हें जारी करने वाली एजेंसियों के नाम भी लिखे होते हैं और कई बार समाचार पत्र एजेंसियों के साथ अपने संवाददाता की लड़ाई खबरों को जोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में वह समाचार के साथ लिखते हैं कि हमारे संवाददाता और एजेंसियां क्यों कि अखबार कई एजेंसियों से समाचार खरीदते हैं, वह उन सभी की खबरों को मिलाकर एक परिपूर्ण खबर बनाते हैं। सूचना कार्यालय संचार माध्यमों को अन्य कई स्थानों तथा सूत्रों से अपने आप भी समाचार मिलते रहते हैं। इनमें मुख्य है सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों के समाचार जारी करने वाले सूचना कार्यालय, दिल्ली के केंद्र सरकार का पत्र सूचना कार्यालय तथा राज्यों की राजधानी में राज्य सरकार से सूचना संदेशालय तथा कार्यालय प्रतिदिन आम जनता के हित की जानकारी तथा सरकारी नीतियों के कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं जारी करते हैं, जो अखबारों तथा संचार माध्यमों में पहुंचाई जाती है। इसके अलावा राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठन अपने अपने काम के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस जिज्ञासा जारी करते हैं, जो समाचार रूप ले लेते हैं। विदेशी प्रसारण संगठन, आपने BBC का नाम अक्सर सुना होगा। BBC लंदन की रेडियो प्रसारण संस्था है जिसके समाचार विश्व के लगभग सभी देशों में सुने जाते हैं। इसी तरह
अन्य देश भी विदेशों के लिए समाचार प्रसारित करते हैं। हमारे देश में भी पश्चिमी देशों, एशिया, अफ्रीका आदि के लिए अंग्रेजी, हिंदी तथा उन देशों की भाषा में समाचार बतलाए आदि प्रसारित की जाती है। इन विदेशी प्रसारण को यहाँ सुनकर, जिसे मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सुने गए समाचार के आधार पर ही आकाशवाणी ऑस्ट्रेलिया का समाचार आप तक पहुंचाया देती है। हाँ, इनकी सच्चाई का पता लगाने में सावधानी अवश्य बरतनी पड़ती है। आकाशवाणी में इन सभी विदेशी प्रसारणों को सुनकर समाचार ग्रहण करने के लिए अलग से मॉनिटरिंग विभाग काम करता है। पड़ोसी देश के समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों की व्यापक रूप से मॉनिटरिंग होती है। सदन और विधानमंडल। आप जानते होंगे कि सदन देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रधान संस्था है, जिसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और हमारे देश के भले बुरे पर विचार करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न मसलों पर विचार होता है तथा समाचार और विपक्ष के बीच बहस होती है तथा सब तरह की नीतियाँ तैयार की जाती है। सदन की बैठक का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें सदस्य सरकार से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। मंत्री उन सवालों के उत्तर देते हैं। ये प्रश्न मौखिक या लिखित दोनों प्रकार के होते हैं। ये उत्तर भी समाचार माध्यमों में समाचार के रूप में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें देश की प्रगति की तस्वीरें सामने आती हैं। इसी तरह राज्यों के विधानसभाओं और विधान परिषद की कार्रवाई के आधार पर भी समाचार तैयार किए जाते हैं। इन सदनों में पत्रकारों के बैठने का विशेष स्थान होता है, जिसे पत्रकार निधन या प्रेस गैलरी कहते हैं। ये पत्रकार सदन और विधानसभाओं की कार्रवाई के समान तत्काल अपने अपने समाचार माध्यमों को भेजते रहते हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के सदन की कार्रवाई के बारे में अलग से समाचार भी प्रसारित होते हैं। अब सदन के विभिन्न स्तरों का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया जाता है। समाचार संपादन। समाचारों का संकलन करने के बाद पर्यायी एजेंसियों से प्राप्त होने वाली खबरों को मिलाकर संवाददाता समाचार तैयार करते हैं। इसके बाद उन समाचारों का समाचार संपादन के पास भेजा जाता है। वह उन संपादकों की मदद से समाचारों की भाषा और तथ्यों का संपादन करते हैं। साथ ही वे भी निर्धारित करते हैं कि कौन सी खबर किस महत्व की है, उसके अनुसार उसे स्थान प्रदान करते हैं। खबरों के शीर्षक और उपशीर्षक लगाते हैं। अगर समाचार अति महत्व का है तो उसमें उसके विधि पहलुओं से संबंधित बॉक्स भी बनाया जाता है। हालांकि अब कंप्यूटर में प्रकाशन और पेज बनाने से संबंधित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए संपादन और पेज मेकिंग में काफ़ी आसानी हो गई है। पहले समाचारों को जुटाने के बाद उन्हें कंपोज कराना, फिर स्थान के अनुसार काटना और चिपकाना कर पेज तैयार करना कठिन होता था। फ़ोटो लगाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। अब कंप्यूटर पर कंपोज करके आसानी से पेज बनाया जा सकता है। पहले पेज बनाना कठिन काम होता था। चिमटी के एक एक अक्षर उठाकर सजाया जाता था। फ़ोटो छापने के लिए मुट्ठी में लोहे को गलाकर उसका ब्लॉक तैयार किया जाता था, फिर उसे सेट किया जाता था। पेज में किसी भी प्रकार का बदलाव कठिन होता था। उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो उस पर कंपोज करके सीधा प्रिंट निकाल कर बटन पेपर पर खबरों को आकार में काट कर पेज पर चिपकाया जाने लगा और फिर उसकी प्लेट बनाई जाती थी। अब इन परेशानियों से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल गई है। अंग्रेजी में तो प्रूफ पढ़ने का झंझट भी ख़त्म हो गया है। कंप्यूटर गलत शब्दों को अपने आप रेखांकित करता चलता है, जिसे खुद ही तत्काल सुधार लिया जाता है।
स्पेल चेकर, वतनी जांच कर की सुविधा भी अब उपलब्ध है। हालांकि हिंदी में भी अब कोई सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार कर लिया गया है जो अंग्रेजी की तरह गलत शब्दों को रेखांकित करते चलते हैं, लेकिन चूंकि हिंदी में अलग अलग स्थान अलग अलग वतनियाँ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये सुविधा अंतिम रूप से प्रभावी नहीं हो पाई। हाँ, इतनी सुविधा ज़रूर हो गई है कि अब समाचारों को कंप्यूटर पर सीधा कंपोज करके उसे पेज पर सेट करना आसान हो गया है। अब अलग अलग खबरों के प्रिंट निकाल कर उन्हें चिपकाने का झंझट नहीं रह गया है। पेज मेकर सीधे खबरों को पेज पर सेट कर देता है और जहां फ़ोटो की ज़रूरत है उसे लगा देता है। खबरों को काटना या छोटा बड़ा करना भी अब पल भर में किया जा सकता है। इस तरह अब पेज बनाना मुश्किल से आधे एक घंटे का काम होता है। खबरें जुटाना, उन्हें तैयार करना और संपादित करके अंतिम रूप देने से ज़्यादा वक्त लगता है। अपेक्षाकृत पेज बना के अब कंप्यूटरों की सुविधा हो जाने से ना सिर्फ पेज बनाने में सुविधा हो गई, पहले की अपेक्षा काफ़ी आकर्षक तरीके से साफ़ सुथरा पेज बनना संभव हो पाया, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबरों को भेजना और पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया। और पहले ये सुविधाएं हिंदी सुविधा नहीं थी। अब तो कई अखबारों के पेज दिल्ली में तैयार होते हैं और हर देश के दूसरे शहरों में पेजिस के तस भेज दिए जाते हैं। इस तरह पूरे देश में एक ही तरह की साज सज्जा के साथ अखबार देखे पढ़े जा सकते हैं। खासकर हर अखबार अपने संपादकीय स्पष्ट इसी तरह प्रकाशित करते हैं। यही नहीं, कई अखबार तो अब तैयार ही कहीं और होते हैं और प्रकाशित कहीं और होते हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदू ने अपनी बारिश तकनीकी का इस्तेमाल किया। वह चेन्नई में तैयार किया जाता था, उसका दिल्ली के आसपास बिकने वाला समरन हरियाणा के गुड़गांव में छपता था। अब इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग सभी बड़े अखबार करने लगे हैं। पेज एक जगह तैयार होते हैं और दूसरी जगह से प्रकाशित होते। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली में तैयार होता और गुड़गांव नोएडा के प्रेस में छपता। इस तरह समय की काफी बचत होती है। अब अखबार छापने वाली इतनी आधुनिक मशीनें बन गई कि वह प्लेट की बजाय कंप्यूटर पर तैयार पेज को सीधा लेकर छापती है। अब घंटे भर में हजारों अखबार पूरी तरह छप कर तैयार कर दिए जाते हैं। यह मशीन कई पेज एक साथ छापती है, इन्हीं पढ़े जाने की स्थिति में काट और मोड़ कर तैयार करती है और साथ ही गिनती करके बंडल तैयार करती चलती है। इस तरह उन बंडलों को सीधे ट्रकों पर लाद कर बाजार में पहुंचाया जाता है। इन अखबारों की लाखों प्रतियां छपती है और कई संस्करण प्रकाशित होते हैं। उनमें इन मशीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब 1.5-2 घंटे में लाखों अखबार छपकर तैयार कर दिए जाते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था। सुविधाजनक मशीनों के आ जाने से का लाभ ये हुआ कि समाचार माध्यम को प्रसारित की गुणवत्ता निखारने और अधिक से अधिक समाचार जुटाने व प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी वक्त मिल गया। इन तकनीकी संसाधनों से सिर्फ अखबारों या पत्रिकाओं को नहीं, टेलीविज़न चैनलों को भी काफ़ी सुविधा हो गई। कंप्यूटर आधारित तकनीकी और उपग्रह माध्यम से सूचना केंद्रों के जुड़ जाने से जहां समाचारों का त्वरित प्रसारण संभव होता, वहीं समाचारों चित्रों के संपादन में भी सहूलियत हुई है। यही वजह है कि आज टेलीविज़न चैनलों 24 घंटे समाचारों का प्रसारण कर पाने में सक्षम हो पाए हैं। अब बिहार के किसी गांव में पांडिचेरी के किसी द्वीप पर समाचार जुटाने गए संवाददाता से तुरंत संपर्क किया जा सकता है और उसकी भेजी खबरों को तुरंत प्रसारित किया जा सकता है। यह मोबाइल फ़ोन या ओबी वैन के जरिए काफ़ी हद तक संभव हो गया है। आपने क्या सीखा? जनसाधारण की रुचि और जिज्ञासा से जुड़ी किसी भी घटना को विस्तार की श्रेणी में रखा जा सकता है। समाचारों के चुनाव में जितना जनता की रुचि और जिज्ञासा का ध्यान रखते हुए उनके महत्व के आधार पर उन्हें प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है।
समाचारों के संकलन में आधुनिक तकनीकी जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और ओबी वैन आदि के आ जाने से काफ़ी तेज़ी आई है। समाचारों के संकलन में संवाददाता, समाचार एजेंसियां, नागरिक संगठनों और सरकारी विभागों की तैयारी से जारी विज्ञप्तियों को आधार बनाया जाता है। समाचार माध्यमों में समाचार एकत्रित करने के अनेक स्रोत हैं, जिसके संवाददाता सम्मेलन, समाचार एजेंसियां, तुरंत कार्यालय तथा संवाद और विधानमंडल प्रमुख हैं। समाचार ब्यूरो पर्याय विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों और प्रदेशों की राजधानियों में अपने कार्यालय स्थापित करते हैं, जहां उनके संवाददाता नियुक्त होते हैं। समाचार एजेंसियां भी अपने संवाददाताओं के माध्यम से समाचारों का संकलन करती है, समाचार माध्यम को बेचती है। समाचारों के चयन और संपादक के समाचार संपादक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह संवाददाता की भेजी खबर की भाषा और तथ्यों का समाचार शोधन कर उसके शीर्षक लगाता है और उसके महत्व के अनुरूप स्थान लेता है। कंप्यूटर और अखबार छापने वाली आधुनिक मशीनों के आ जाने से जहां अखबारों के प्रकाशन में आसानी हुई है, वहीं ओबी वैन के प्रचलन से टेलीविज़न चैनलों को खबरों के तुरंत प्रसारण में काफ़ी सुविधा हुई है। दोस्तों, चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।